हेलो डियर। आपका इस वीडियो के अंदर फिर से बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो हम आगे करते हैं अपने मेंसुरेशन 2D की जर्नी को। तो पहले हमने कौन सी फिगर कर ली है मेंसुरेशन 2D के अंदर? अब तक हमने ट्रायंगल्स के बारे में सब कुछ कर लिया है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं मेरे भाई क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, चतुर्भुजों के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर सबसे पहले आएगी जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है? यानी कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसी चतुर्भुज जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि आमने सामने वाली साइड इक्वल हो, पैरेलल हो, कोई भी कंडीशन नहीं है। जस्ट कोई भी आम चतुर्भुज हो, वो कोई कंडीशन फॉलो करे ना करे, जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके बाद आगे हम करेंगे जी पैरेललोग्राम्स। अब पैरेललोग्राम्स कई तरह के होते हैं। एक तो होता है जनरल पैरेललोग्राम। ये जनरल पैरेललोग्राम क्या, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, प्लेन ज्योमेट्री में हम पढ़ चुके हैं ना। एक हो गया अपना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी तो एक ऐसा पैरेललोग्राम ही है ना, तो जिसको हमने टेढ़ा था उसे सीधा कर दिया। एक हो गया स्क्वायर। ये सारे पैरेललोग्राम तो है ही हैं, लेकिन ये स्पेशल पैरेललोग्राम है। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो सीधा तो कर ही दिया और जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, स्क्वायर। और एक हो गया अपना रोम्बस। ठीक है, और इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम करने वाले हैं जी ट्रेपेजियम। ठीक है, और काइट, पतंग। तो मेंसुरेशन 2D के अंदर हम ये सब करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर। ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर एक एक करके इन फिगर्स को करेंगे, फिर इनको कर लेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जनरल क्वाड्रिलेटरल, सामान्य चतुर्भुज। यानी कि एक ऐसी चतुर्भुज, भले ही उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल हो ना हो, पैरेलल हो ना हो, हर क्वाड्रिलेटरल ये चीजें फॉलो करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और इसका मुझे एरिया निकालना है, तो एक तरीका है इसका एरिया निकालने का, क्या है कि अगर कोई भी डायगोनल हम खींच दें, कोई भी एक डायगोनल खींच दें, और उस डायगोनल के ऊपर अगर यहां से मैंने एक लाइन खींच रखी है, यहां से मैंने हाइट, अगर आप कोई भी डायगोनल खींच दोगे तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, दो ट्रायंगल्स में बढ़ जाएगी। दुनिया की कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। अब मैं ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दूँ तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। यही हमने यहाँ पर किया। अगर मैं ट्रायंगल ADC की बात करूं तो ट्रायंगल ADC में अगर मैं एरिया निकालूं, हाफ इंटू AC इंटू H1, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ABC की, अगर आप AC को बेस मानोगे तो इसके ऊपर हाइट है H2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसका एरिया होएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ADC का एरिया हो जाएगा भाई हाफ इंटू बेस, बेस मैंने ले लिया AC इंटू में H1, प्लस एरिया ऑफ ABC हो जाएगा प्लस हाफ इंटू बेस मैंने ले लिया AC और इसके ऊपर बनी हुई हाइट H2। ठीक है, अब हाफ और AC को मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया मेरे भाई H1 प्लस H2। ये रहा। तो इसको हमें अलग से ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर कोई डायगोनल है तो उसके ऊपर अगर बनी हुई हाइट है तो हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ हाइट्स, ऐसे रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी एक डायगोनल खींच दिया तो दो ट्रायंगल्स में एरिया बढ़ जाएगा, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कैसे भी निकाल कर आप जोड़ दो। अगर ये बेस है इसकी हाइट दे दी, ये बेस है इसकी हाइट दे दी, तो इस तरीके से निकाल के जोड़ देंगे। कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उस तरीके से निकाल के जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? ये रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। इसके अलावा एक और काम आप देख सकते हो सकता है एग्जामिनर ये कर दे कि भाई आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स की लंबाई दे दे मान लो,
और उसके बाद किसी भी एक डायगोनल की लंबाई दे दे। मान लो उसने बता दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लोगे हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि आपको तीनों साइड्स पता है। इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लोगे आप हीरोन्स फॉर्मूला से, क्योंकि आपको ये तीनों साइड्स भी पता है, और इन दोनों को जोड़ दोगे। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है। तो कुल मिलाकर कई बार ये होता है कि एक डायगोनल ने दो हिस्सों में बांट रखा क्वाड्रिलेटरल को, हम कैसे भी करके इनका एरिया निकाल के अगर जोड़ पा रहे हैं वो आपसे एरिया पूछ सकता है। ओके, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, दुनिया की कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो ये रूल भी फॉलो करेगी। क्या रूल फॉलो करेगी? देखो, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, यानी कि जो पैरेललोग्राम्स हैं वो भी तो क्वाड्रिलेटरल हैं, जो पैरेललोग्राम्स है वो भी तो चतुर्भुज हैं, तो वो भी ये रूल फॉलो करेंगे। क्या? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर हमें डायगोनल्स की लंबाई पता है, अगर हमें डायगोनल्स की लंबाई पता है और उनके बीच का एंगल पता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इंटू साइन थीटा, उस एंगल का साइन। ठीक है। तो अगर आपको डायगोनल्स की लंबाई पता है और उन डायगोनल्स के बीच का एंगल पता है, तो हाफ इंटू d1 d2 साइन थीटा, इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। और ये सारे पैरेललोग्राम्स के ऊपर भी लागू होता है, वहां पर भी हम ये यूज करेंगे। ठीक है भाई, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, बट प्रूव करने का खास फायदा नहीं होता, तो मैं ये प्रूव करके नहीं दिखाता आजकल। आगे बढ़ जाएं। जिस चीज को प्रूव करने का फायदा होगा वो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, जैसे कि ये। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैंने दोनों डायगोनल खींच दिए हैं, अगर मैंने दोनों डायगोनल खींच दिए हैं, तो आमने सामने वाले, मान लो इसका एरिया है A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3, इसका एरिया A4, ये चार ट्रायंगल हैं, इन चारों ट्रायंगल के एरियाज हैं ये। A1 इंटू A2 इजिकल टू A3 इंटू A4। आमने सामने वाले ट्रायंगल्स के जो एरिया का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है, इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट और इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट इक्वल होएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। कोशिश करें। मान लो लेट दिस पॉइंट बी O, ठीक है, और मैंने AO की लंबाई मान ली A, BO की लंबाई मैंने मान ली जी B, और CO की लंबाई मैंने मान ली C, DO की लंबाई मैंने मान ली D। ओके, और यहां पर ये जो एंगल है ये मैंने मान लिया भैया थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो फिर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इन दोनों एंगल का सम 180 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा भैया 180 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है जी। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एक बार खुद करने की कोशिश कर लो। जो A1 है, A1 जो एरिया है ये कितना है? जो मतलब A1 की वैल्यू क्या होगी? ट्रायंगल AOD का एरिया कितना है? अगर हमें दो साइड्स की लंबाइयां पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो ये हो जाएगा AD साइन थीटा, A इंटू डी इंटू साइन थीटा। हाफ तो ऑफकोर्स होएगा ही, हाफ AD साइन थीटा। ठीक है, यहीं पर मैं लिख देता हूं कि दिस इज इक्वल टू हाफ AD साइन थीटा। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रायंगल की दो साइड्स की लंबाई पता है, उनके बीच में बना एंगल पता है, तो हाफ BC साइन थीटा। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या होगी? ट्रायंगल की दो साइडों की लंबाई पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो हाफ CD साइन थीटा। आप बोलोगे सर साइन थीटा क्यों लिख दिया? बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आना यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा, बट उसकी वैल्यू साइन थीटा के बराबर ही है। ऐसे ही A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रायंगल की दो साइडों की लंबाई पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो हाफ AB साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। अब अगर आप देखोगे इन आमने सामने वालों को गुणा अगर आप करोगे तो दो बार हाफ है, ABCD है और साइन थीटा का स्क्वायर है। इन आमने सामने वाले को अगर मैं गुणा करूं तो दो बार हाफ है, फिर ABCD है और दो बार साइन थीटा है। आमने सामने वालों का अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो बराबर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है?
सर पिछले वाला तो प्रूव करके नहीं दिखाया, ये वाला क्यों दिखाया? क्योंकि जो भी रिलेवेंट होगा वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। जो साइन रूल के हिसाब से एरिया निकाला अपने सिलेबस में, तो इसलिए मैंने दिखा दिया। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये रूल हमेशा याद रहेगा। आगे बढ़ जाऊं मैं, बताओ। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। एक क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है, उसका डायगोनल 24 मीटर है, ठीक है जी। एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस। ये डायगोनल है, रिमेनिंग जो ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, इन दोनों वर्टिसेस से डायगोनल बना है, इनके अलावा जो बचे कुछ शीर्ष हैं उनसे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं उनकी लंबाई है भैया 8 और 13, और इसकी लंबाई है अपनी 24। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस तो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो हाफ इंटू 24 तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। उसके आगे हाइट और हाइट, तो 8 + 13 कितना हो जाएगा जी? 21। ठीक है, दैट्स ऑल। 12 × 1 = 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252। तो ये अलग से भयंकर तरीके से रटने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स हमें ये अपने दिमाग में बिल्कुल छपा हुआ होना चाहिए जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये रटने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द स्पॉट वर्किंग कर सकते हैं हम। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी डायगोनल के ऊपर अगर हाइट वो ड्रॉप करेगा हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूँ। बताओ। ABCD is a quadrilateral. The diagonal of ABCD intersect. The diagonal of ABCD. The diagonals of ABCD आना चाहिए तो, है ना? The diagonals, इसके विकर्ण, ABCD is a quadrilateral. The diagonals of ABCD intersect at point P. The area of the triangle APB and CPD are 12 and 27. It's a area of triangle APD and CPD are 12 and 27 respectively. If the area of the triangle APD is 13.5, then इसका एरिया वो आपसे पूछ लेगा फाइंड द एरिया ऑफ दिस। मान लो मैंने इसका एरिया x मान लिया, तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि आमने सामने वाली ट्रायंगल्स का जो एरिया का प्रोडक्ट है वो बराबर होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है, तो सिंपली हम लिखेंगे कि 13.5 क्या होगा? 27/2 इंटू में x इज इक्वल टू 27 × 12। ठीक है भाई, 27 से 27 गया, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 24। जनरली क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर ये क्वेश्चन आते नहीं है बहुत आम, बट इन रूल्स को याद करवाने के लिए एक एक मैंने ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगर अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके मैंने दोनों डायगोनल खींच दिए हैं। ओके जी, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने इसके दोनों डायगोनल खींच दिए हैं, तो जो ये वाली ट्रायंगल है कि ये वाली, और एक ये वाली ट्रायंगल है जो ये वाली, ये जो अपना वो है क्या बोलते हैं डायगोनल विकर्ण है, इसने दो हिस्सों में बांट दिया। इस वाले डायगोनल की मैं बात कर रहा हूं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है ना भाई, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है, इन दोनों ट्रायंगल्स का, वो उसी रेशियो में है जिस रेशियो में इस डायगोनल को बांट रखा है, जो जिस रेशियो में इनके हिस्से में ये डायगोनल आया है। ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया को रिप्रेजेंट करेगा DO और नीचे वाली ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा BO की लंबाई। जिस रेशियो में इनके हिस्से में डायगोनल की लंबाई आई है, उसी रेशियो में एरिया बट गया होगा। क्यों होता है मैं बताऊंगा, पहले जस्ट समझ लो, भावनाओं को समझो पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, रेशियो की बात हो रही है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इनके एरिया का वही रेशियो होगा
जो रेशियो इनके हिस्से में आए हुए ये जो दूसरा डायगोनल है उसके टुकड़ों का होगा, डी ओ बटे में बी ओ, डी ओ बटे में बी ओ। ठीक है जी। और सेम इसी तरह ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली इस डायगोनल ने बांट दिया है ना दो ट्रायंगल के रूप में, और ये वाली जो ट्रायंगल है ये वाली, तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया किस रेशियो में होगा? इस ट्रायंगल के हिस्से में जो डायगोनल की लंबाई आई है सी ओ, और इस ट्रायंगल के हिस्से में डायगोनल की लंबाई आई है ए ओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी टू बी सी डी, तो बी ए डी के हिस्से में आया है ए ओ डायगोनल, और बी सी डी के हिस्से में डायगोनल की लंबाई आई है सी ओ। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है ये बताता हूं अभी। देखो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करूं ए डी सी, अगर इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कंपेयर करूं, इनके एरिया को कंपेयर करूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों ट्रायंगल का बेस ये है सेम। आप बोलोगे जी हाँ सर बेस सेम है। इस ट्रायंगल का एरिया वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू इसके ऊपर जो हाइट है वो, और इस ट्रायंगल का एरिया भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू और इसके ऊपर हाइट है वो। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दोनों ट्रायंगल के अंदर एरिया के अंदर हाफ तो है ही है। हाँ जी सर, बेस दोनों का सेम है। इस वाले ट्रायंगल का बेस भी ये है, इस वाले ट्रायंगल का बेस भी ये है। अगर मैं ये वाला बेस कंसीडर करूं तो इस बेस के ऊपर बनी जो हाइट है वो जिस रेशियो में होगी उसी रेशियो में इनका एरिया होगा। देखो हाफ भी दोनों ट्रायंगल में है, बेस भी सेम है, सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा इस वाली ट्रायंगल और इस वाली ट्रायंगल के एरिया का क्या रेशियो है। तो इनकी हाइट निकाल के देखें जरा। अगर मैं ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल की हाइट बना निकालूं यहां पर और इस ट्रायंगल की हाइट निकालूं यहां पर, तो देखना अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जी हाँ सर, और इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी बाय डिफॉल्ट इक्वल हो ही गया भाई, बिकॉज तीनों का सम 180 होता है, दो एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। हाँ जी सर, तो अगर ये सिमिलर हो गई, लेट दिस बी पी लेट दिस बी क्यू, अगर ये सिमिलर हो गई तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो सेम हो जाएगा। तो लिख कर देखो एक बार, देखो अल्फा थीटा 90 वाला लिख रहा हूं, यानी कि अल्फा थीटा 90 यानी कि डी ओ क्यू, तो डी ओ क्यू सिमिलर टू अल्फा थीटा 90 लिखा मैंने, अल्फा थीटा 90 बी ओ पी, ट्रायंगल बी ओ पी। ठीक है, तो इसकी हाइट है डी क्यू, इसकी हाइट है डी क्यू, और ये है डी ओ, ये है डी ओ। तो मैं लिख रहा हूं डी क्यू अपॉन डी ओ इज इक्वल टू, डी क्यू लिखा था तो बी पी अपॉन बी ओ। देखो जो डी क्यू और बीपी, बीपी है इसकी हाइट, डी क्यू इस ट्रायंगल की हाइट है, बीपी इस ट्रायंगल की हाइट है, तो जो रेशियो डी क्यू और बीपी का है वही रेशियो डी ओ और बी ओ का है। इनकी हाइट्स जिस रेशियो में हैं उसी रेशियो में डी ओ और बी ओ हैं, डी ओ और बी ओ हैं। ठीक है, क्लियर है? तो क्या आपको ये सब रट के रखना है? रट के नहीं रखना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर मैं ऐसे दोनों डायगोनल खींच देता हूं तो ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है और नीचे वाली ट्रायंगल है इनकी हाइट्स जिस रेशियो में है उसी रेशियो में इनके हिस्से में डायगोनल आते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऐसे केस में हाइट्स का रेशियो बराबर है डायगोनल्स जो हिस्से में आए हैं। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, हाफ, बेस और हाइट। हाफ दोनों के में है,
बेस दोनों ट्रायंगल का सेम है, तो हाइट्स का जो रेशियो होगा वही रेशियो एरिया का होगा। तो हाइट्स का जो रेशियो है वो वही है, वो उसी के बराबर है जो इन डायगोनल्स का रेशियो है, जो डीओ और ओबी का रेशियो है। ऐसे ही अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करोगे, इसको और इसको, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो डिपेंड करेगा इसके हिस्से में कितनी लंबाई आई है, इसके हिस्से में कितनी लंबाई आई है। सिंपल, आगे से भी आपको याद रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है, मैं आपको दिखा देता हूं। डायरेक्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है आज तक, बट इनडायरेक्टली एक और कंसेप्ट जो इसको यूज करता है वो करेंगे, काफी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है वो। ट्रायंगल ABC एंड DBC आर ऑन द सेम बेस BC, तो सेम बेस BC के ऊपर है भाई। ट्रायंगल ABC एंड DBC आर ऑन द सेम बेस BC बट ऑन ऑपोजिट साइड। ठीक है, AD एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, AD एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो ये वही केस नहीं हो गया? ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABD साइक्लिक नहीं, ABDC एक क्वाड्रिलेटरल है और ये दोनों उसके डायगोनल हैं। ओके जी, अब वो बता रहा है इफ AO इज इक्वल टू A सेंटीमीटर, अगर AO की लंबाई A सेंटीमीटर है एंड DO की लंबाई B सेंटीमीटर है। ओके जी, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ABC का उसने कुछ एरिया बता दिया, तो इस ट्रायंगल का उसने एरिया बता दिया कि x है, और इस ट्रायंगल का एरिया उसने पूछ लिया कि भैया क्या है। तो मैंने क्या बताया था कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया उसी रेशियो में डिवाइड होएगा जितना इनके हिस्से में डायगोनल आया है। ऊपर वाले के हिस्से में डायगोनल आया है A यूनिट, नीचे वाले के हिस्से में आया है B यूनिट, तो इनके एरिया का रेशियो भी A:B ही होएगा। ठीक है, तो अगर A यूनिट की वैल्यू x है तो B यूनिट की वैल्यू क्या है, ये पूछ रहा वो। तो अगर A यूनिट की वैल्यू x है तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी x/B, और B यूनिट x/A, सॉरी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इस ट्रायंगल का एरिया या इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, इस ट्रायंगल का एरिया कुछ भी, इस ट्रायंगल का एरिया है x बटे में इस ट्रायंगल का एरिया है, एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है जितना इनके हिस्से में डायगोनल की लंबाई आई है A/B। तो इसको मैं उधर भेज दूंगा BX/A, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते थे कि अगर A यूनिट की वैल्यू x है तो एक यूनिट की वैल्यू होगी x/A, तो B यूनिट की वैल्यू होगी गुणा में B, ऐसे डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, तो इट विल बी BX/A। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। चलो एक और कंसेप्ट बताता हूं भाई। अब देखो, मान लो अपने पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है। चक्रीय चतुर्भुज क्या है? एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर लाई करते हो। ठीक है जी, तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ये डायगोनल्स हैं, इनकी लंबाई मैंने आपको बता दी, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये इन हिस्सों की लंबाइयाँ हैं। ओके जी, और ये साइड्स की लंबाइयाँ हैं A B C D। ओके जी, तो यहाँ पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, पहले मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ, फिर ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताऊंगा कि A/D, तो ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में देखना A/D को रिप्रेजेंट करेगा इसके हिस्से में आया हुआ S, और इस ट्रायंगल B/C को रिप्रेजेंट करेगा Q। देखना, A/D का रेशियो निकल लिया B/C से, A/D को रिप्रेजेंट कर रहा है S और B/C को रिप्रेजेंट कर रहा है Q। जस्ट एक बार पैटर्न पकड़ लो, फिर दोबारा इसको याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा ना। ओके जी, अब मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा C/D और इस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा B/A।
तो देखना a इंटू बी इस ट्रायंगल के लिए है, ये a इंटू बी, तो इसके हिस्से में p आया है, इसके सामने p होगा। और इस ट्रायंगल के लिए होगा c इंटू डी, c इंटू डी, इसकी साइड डायगोनल का कौन सा हिस्सा आया है, r। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले यह बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर डायगोनल्स एक दूसरे को ऐसे काट रहे हों तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो डिपेंड करता है इसके हिस्से में डायगोनल की कितनी लंबाई आई और इसके हिस्से में डायगोनल की कितनी लंबाई आई। हाँ जी सर, इसके हिस्से में डायगोनल की जो लंबाई आई r, इसके हिस्से में डायगोनल की जो लंबाई आई p। हाँ, रेशियो तो उन्हीं चीजों का ले रखा है, तो कहीं ये एरिया से रिलेटेड तो नहीं है, ये कहीं एरिया से रिलेटेड तो नहीं है ये। और ये सबको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आप ये मत सोचना कि आपको अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सबको लगेगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो देखो भाई, अब तक हमने ये सीखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अब तक मैंने आपको क्या बताया कि ADC का अगर आप एरिया ले रहे हो और ABC का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, इनके एरिया का रेशियो होगा कि इस ट्रायंगल के हिस्से में डायगोनल की कितनी लंबाई आई जो कि है S, ADC के हिस्से में डायगोनल की लंबाई S और ABC के हिस्से में डायगोनल की लंबाई Q। ये हमने इससे पहले किया है। ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या है कि इनके हिस्से में डायगोनल की कितनी लंबाई आई, जिस रेशियो में डायगोनल बटेगा उसी रेशियो में इनका एरिया बटेगा। ओके जी, नो प्रॉब्लम। अब एक और चीज करते हैं, एक और तरीके से इनके एरिया का रेशियो निकालते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक ये खासियत होती है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल होएगा 180 माइनस थीटा। इसका कुछ फायदा उठा सकते हो, मैं ये चाह रहा हूं कि आप निकालो। एरिया की बात हो रही है, किसी ट्रायंगल के एरिया की बात हो रही है, अच्छा, और एक एंगल दे रखा है। चलो अगली हिंट दूं, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या होएगा, दो साइडों की लंबाई दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो क्या होएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, हाफ इंटू A इंटू डी इंटू साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होएगा, इनका रेशियो निकाल रहा हूं मैं, ABC, दो साइड्स की लंबाई पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो ये हो जाएगा हाफ B इंटू C इंटू साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा जो कि साइन थीटा होता है, यहां से मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो हाफ तो दोनों में है, हाँ जी सर, साइन थीटा भी दोनों में है, हाँ जी सर। तो इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का अगर आप रेशियो निकालोगे तो हाफ तो दोनों में है, हाफ ए बी साइन थीटा, और दोनों के लिए साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा भी सेम है। तो इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होएगा A इंटू डी, इस ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा A इंटू डी, क्योंकि बाकी सब तो कट जाएगा अगर हम रेशियो निकालेंगे तो, और इस ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा B इंटू सी। तो यहां से आप यहां पर वैल्यू पुट कर दो, इन्हीं दो ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाला है, यहां से आप यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, A इंटू डी, A इंटू डी, एस एस, B इंटू सी, क्यू। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखो आपने टेंशन नहीं लेनी जब मैं हूं तो। देखो भाई, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनाओगे तो एक तो ये वाली ट्रायंगल हो गई अपनी, ठीक है, और एक ये नीचे वाली ट्रायंगल हो गई अपनी, ठीक है। तो ऊपर वाली और नीचे वाली ट्रायंगल के एरियाज के रेशियो को कंपेयर करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ हाफ ए बी साइन थीटा से, हाफ ए बी साइन थीटा से, और एक मुझे पता है कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया उसी रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में इनके हिस्से में डायगोनल की लंबाई आती है। तो ऊपर वाली ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है A इंटू डी, और ऊपर वाली ट्रायंगल के एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है कि डायगोनल की क्या लंबाई है। तो
ए इंटू डी भी इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है और एस भी इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों के एरिया का अगर मैं रेशियो निकालूं तो, और इस ट्रायंगल के एरिया को बी इंटू सी भी रिप्रेजेंट करता है और डायगोनल की जो लंबाई आई वो भी रिप्रेजेंट करता है, बी इंटू सी बटे में क्यू। अगर मैं इस फॉर्मूले से एरिया का रेशियो निकालूंगा तो इनके एरिया का रेशियो आएगा ए इंटू डी बटे में बी इंटू सी। अगर डायगोनल की लंबाई के हिसाब से एरिया का रेशियो निकालूंगा तो इनके एरिया का रेशियो आएगा एस बटे में क्यू। बस वही किया मैंने। तो ये फॉर्मूले फिर ऐसे ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि दिस दिस दिस। अब आगे से आप इजीली ऐसे ऐसे देख पाओगे कि मान लो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया को कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो इस ट्रायंगल को बनाती है सी इंटू डी और इस ट्रायंगल को बनाती है बी इंटू ए। तो मैं ऐसे बोलूंगा सी इंटू डी बटे में बी इंटू ए इज इक्वल टू आर बटे में पी। सी इंटू डी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है आर, बी इंटू ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या है पी, सी इंटू डी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है आर। ठीक है, क्लियर है? ऐसे याद रखोगे आप। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेट में नहीं दी जा सकती, इसीलिए कोई बुक जो है वो किसी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती। कुछ बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए मिनिमम 2 टाइम, तो मैं पहले 3 टाइम कोर्स रिपीट करने के लिए बोलता था, अब मैं मिनिमम 2 टाइम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी के अंदर मैंने प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ डाल दिया। तो मिनिमम 2 टाइम तो आपको कोर्स इसीलिए रिपीट करना ही चाहिए, चाहे आप कितने ही महारथी हो गए हो एक टाइम में। तो सर तीसरी टाइम, अगर आपके पास टाइम है एग्जाम तक, तीसरी बार भी रगड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं फिर। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, पहले थोड़ा सा मैं आपको गर्म कर दूं। बताओ, तो यहां पर एग्जामिनर ने हमें क्या बताया है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ओके सर, और ये 2 डायगोनल्स हैं और उसने ये बता दिया कि ये डायगोनल किस रेशियो में बट गया है, ये दोनों बराबर हैं। ओके सर, तो फिर यहां पर आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो, देखो ये वाला डायगोनल बटा है, तो आपके मन में ये आना चाहिए मेरे भाई कि ये वाला डायगोनल बटा है, तो कि मैं इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया कंपेयर करूंगा। ठीक है, मैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कंपेयर करूंगा। तो इस ट्रायंगल के एरिया का रिप्रेजेंट करता है 18 इंटू 14 और इस ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है 12 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने मान लिया है जी एक्स। और इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो होगा जिस रेशियो में डायगोनल की लंबाई बटी है, ये तो 1:1 रेशियो में बटी है क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, काटा पीटी स्टार्ट करते हैं। 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 7 14, एक्स उधर चला जाएगा तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 7 3 21। ठीक है भाई, अब वो आप खुद करके बताओगे। तो अब की बार एग्जामिनर ने बताया भाई कि इस वाले डायगोनल को किस रेशियो में बांट दिया गया, तो अब की बार मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया को कंपेयर करूंगा, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को कंपेयर करूंगा। तो इस वाली ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है 15 इंटू, ये जो भी क्वेश्चन मार्क है ये, इस वाले ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है 6 इंटू 8। ओके जी, 15 इंटू क्वेश्चन मार्क, इस ट्रायंगल के एरिया को ये 5 भी रिप्रेजेंट करता है और इस ट्रायंगल के एरिया को ये 2 भी रिप्रेजेंट करता है। दैट्स इट, काट पीट लो। तो 5 ये 15, 3 दूनी 6, 2 से 2 गया। इट इम्प्लाइज दैट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8, 8 उधर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करोगे तो चलो 2 क्वेश्चन और मैं लेकर आया हूं ऐसे ही, और वहां पर मैं टोलमीज थ्योरम यूज करूंगा जिसको मैं पटोलमी बोल रहा था, क्योंकि ये परफेक्ट जगह है पटोलमीज थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछने के लिए। और बिकॉज एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे इसलिए मैं 2 क्वेश्चन ले आया। तो मैं आपको टेंशन मत लो, टोलमीज थ्योरम मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा। आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, बट एक आधी बार ऐसा भी होता है ना कि पहली बार क्वेश्चन पूछ लिया, तो जो रिलेवेंट चीजें हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। जो ये टोलमीज पी साइलेंट है, टोलमीज पटोलमीज जो थ्योरम है, ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑल 4 साइड्स
एंड बोथ डायगोनल्स इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक चक्रीय चतुर्भुज के अंदर उसकी सारी भुजाओं और दोनों डायगोनल्स के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, कैसे? उनकी लंबाइयों के बीच में। मान लो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स। मैं जानबूझ के ऐसे लैंग्वेज में बता रहा हूं तभी आपको याद रहेगा। ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, यानी कि जो डायगोनल्स एक टीम में है, साइड्स एक टीम में है। ओके जी, और दो दो करके लड़ेंगे। तो डायगोनल्स आए सबसे पहले ए बी सी डी, तो ये इस डायगोनल की लंबाई है, ये इस डायगोनल की लंबाई है। तो डायगोनल्स का प्रोडक्ट यानी कि ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू, तो डायगोनल दो आए, अब साइड भी दो दो करके आएंगी। तो ऑपोजिट वाली साइड एक टीम में है, ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी, प्लस में अब दो साइड और बच गई, तो ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी। तो दो दो करके डायगोनल आए, तो डायगोनल तो दो ही थे, एक बार में बात बन गई। साइड्स भी दो दो करके आई, क्योंकि चार साइड हैं तो भैया दो बार ऐसे आना पड़ेगा। ऑपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट प्लस में ऑपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं तो अगर कहीं पर हमें इन फ्यूचर में भी यूज करना पड़ गया टोलेमीज थ्योरम, तो क्या होगा? कितनी चीजों के बीच में रिलेशनशिप है? 6 चीजों के बीच में। यहां पर ऋतिक होता तो एक हाथ से काम चल जाता। 6 चीजों के बीच में रिलेशनशिप है। 4 तो साइड्स और 2 डायगोनल, चारों इन 6 चीजों की लंबाइयों के बीच में रिलेशनशिप है। इसमें से 5 गिवन होंगी, एक पूछेगा। करें फिर प्रैक्टिस। ये लो, दोनों कंसेप्ट्स मिलाकर 2 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को कर लो, इसको फिर उसको कर लेना। ठीक है भाई, निकालना है मुझे डीसी की लंबाई। ओके, तो अगर जैसे क्वेश्चन अपने सामने आए हैं, जैसे हमारे एग्जाम में आए हैं, अगर इस तरह का एक क्वेश्चन होता तो 2 साइड्स की लंबाई गिवन है, इस साइड की लंबाई गिवन नहीं है, तो एटलीस्ट ये रेशियो गिवन होता, ये रेशियो गिवन होता। वो तो गिवन है नहीं। ऊपर से मुझे ये पता है कि इस वाले डायगोनल की लंबाई 15 है, इस वाले डायगोनल की लंबाई 12 है ना। तो मुझे दोनों डायगोनल की लंबाई पता है। ओके सर, और तीनों साइड्स की लंबाई पता है। ऐसे मान लो 2 साइड्स की लंबाई पता है। ओके, और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये इक्वल हैं, तो अगर मैं इसकी लंबाई ए मान लूंगा तो इसकी लंबाई भी ए है। 6 चीजों के बीच में रिलेशन है, एक अननोन है, इजीली बता सकता हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी कि 15 इंटू 12 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स 8 इंटू ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स। ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स का जो प्रोडक्ट है उनका सम 8a प्लस 12a, दैट इज इक्वल टू 20a। 15 और 12 होता है 180, तो फिर 20 निम्मा 180, तो a इज इक्वल टू 9। यही हमने बताना था। तो ये तो सिर्फ पटोलमी के ऊपर है, ये तो टोलमी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, उसके अंदर दोनों कंसेप्ट मिक्स हैं। ये करो अब। तो भाई उसने हमसे पूछी है इस डायगोनल की लंबाई। ओके जी, इस डायगोनल की लंबाई पूछी है, तो ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, और ये वाला डायगोनल गिवन है। फिर तो यार ये इजीली आ जाएगी। ये वाला कंसेप्ट तो यहाँ पर नहीं लगेगा। अच्छा, ये डायगोनल की लंबाई पूछी है। हाँ देखो, 6 चीज़ें हैं टोटल, 2 तो डायगोनल हो गए और 4 साइडें हो गई। तो एक डायगोनल गिवन है, एक मिसिंग है। तो अगर हमसे पूछिए तो पहले तो मैं टोलमी लगा नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले
आप सोचो, मैं दो ट्रायंगल्स के एरिया को कंपेयर करूंगा। किन दो ट्रायंगल्स के एरिया को कंपेयर करूंगा? उन दो ट्रायंगल्स के एरिया को कंपेयर करूंगा जिन ट्रायंगल्स के हिस्से में आने वाले डायगोनल्स का रेशियो गिवन हो। देखो ये वाली ट्रायंगल है और ये वाली ट्रायंगल है, इनके हिस्से में कितना डायगोनल आ रहा है उनका रेशियो गिवन है, इनको कंपेयर करूंगा। ऊपर वाली ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है 12 × 7, नीचे वाली ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है 8 × ये BC, तो 8 × BC। ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया को रिप्रेजेंट करेगा 6, नीचे वाली का 8। ऊपर वाले के हिस्से में 6 डायगोनल आया, डायगोनल का हिस्सा 6 यूनिट का, नीचे वाले के हिस्से में डायगोनल का हिस्सा 8 यूनिट का। तो देखते हैं भाई इसको, 8 से 8 गया, 6 दूनी 12, BC उधर ऊपर चला जाएगा। इट इंप्लाइज दैट 7 दूनी 14 इज इक्वल टू BC। अब हम टोलमीज थ्योरम लगाएंगे, बिकॉज मुझे इसकी लंबाई मिल गई, चारों साइड्स की लंबाई मिल गई। एक डायगोनल की लंबाई मेरे पास पड़ी है 8 और 6 14, तो इस डायगोनल की लंबाई इजीली निकाल देंगे। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी कि AC इंटू BD, AC इंटू BD की लंबाई है जी 14 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट यानी कि 12 × 14 प्लस में ऑपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट 7 × 8, 7 8 56। तो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर भी 14 है। 14 को काट दो, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 चौके 56। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 12 और 4 16। ठीक है भाई। आगे बढ़ जाऊं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आए हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, सिर्फ एक स्टेप के क्वेश्चन आए हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहा था आपकी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करो। PQRS is a cyclic quadrilateral in which PQ is equal to this, QR is equal to this। तो PQRS एक cyclic quadrilateral है। ओके जी। PQ is 14.4, QR is 12.8, SR is 9.6। इसकी वैल्यू पूछ लेगा फिर। इफ PR बाइसेक्ट्स QS, तो ये जो PR है ये QS को बाइसेक्ट करता है, यानी कि QS को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। मान लो ये वाला पॉइंट O है, तो SO इज इक्वल टू OQ। फाइंड PS की लंबाई, इसकी लंबाई क्या है? मान लो ये X है, तो आप किन दो ट्रायंगल के एरिया को इक्वेट करोगे? ऐसी कौन सी दो ट्रायंगल है जिनके हिस्से में आए हुए डायगोनल की लंबाई का रेशियो उसने बता दिया? देखो इस ट्रायंगल के हिस्से में ये डायगोनल का टुकड़ा आया, इस ट्रायंगल के हिस्से में ये डायगोनल का टुकड़ा, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हम कंपेयर करेंगे, इन दो ट्रायंगल का एरिया। ठीक है मेरे भाई, करें फिर? चलो, तो इस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा 9.6 इंटू में x बटे में 14.4 इंटू 12.8 इज इक्वल टू 1/1। अब आगे से एक बात ध्यान रखना, अगर ये दोनों बाइसेक्ट कर रखे हैं, दोनों का रेशियो सेम ही है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो इन दोनों के प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट का रेशियो सेम है। तो आप डायरेक्टली भी इनको इक्वेट कर सकते हो ना ऐसे, 9.6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14.4 इंटू 12.8, अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली पुट कर देंगे, 1:1 रेशियो होगा तो। ओके जी, तो एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट। तो 24 चौके 24 छिक्के 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3.2। तो इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 1 19, 19.2। ठीक है, करोगे ऐसे ही आगे। आज तक ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन आए हैं। PQRS is a cyclic quadrilateral in which
in which PQ is X, QR is 16.8, this is 16.8, RS is 14, PS is 25.2 एंड PR बाइसेक्ट्स QS। ये जो PR है ये QS को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है, मीन्स SO इज इक्वल टू OQ। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट को इसकी लंबाई रिप्रेजेंट करती है, इन दोनों के प्रोडक्ट को इसकी लंबाई रिप्रेजेंट करती है, तो बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं कि 14 इंटू 25.2 इज इक्वल टू x इंटू 16.8। कैलकुलेट करो, पॉइंट से पॉइंट गया, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, x इज इक्वल टू 21। ठीक है भाई, आगे बढ़े, अगला करोगे, बताओ। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, इन विच AB is 16.5, AB की वैल्यू 16.5 है, BC is X, CD is equal to 11, AD is equal to 19.8, BD is bisected by AC, BD को बाइसेक्ट कर दिया है AC ने दो बराबर हिस्सों में। ठीक है, तो सिंपल, इन दोनों के प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज ये इक्वल है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इक्वल है भाई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया अपना 11 इंटू 19.8 इज इक्वल टू 16.5 इंटू एक्स। दैट्स इट, पॉइंट से पॉइंट गया, 11 से ये जाएगा 15 पर। ठीक है, ये 15 से कैंसिल आउट होगा नहीं, 3 से होएगा, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, तो 66/5। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो 66 का बन जाएगा 132 और बटे में 10 यानी कि 13.2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक और करोगे, लास्ट है इस टाइप का। PQRS is a cyclic quadrilateral in which PQ is 12, PS is 10, SR is 6 and SQ is divided by PR। SQ को PR ने डिवाइड कर दिया इन रेशियो 2:3, तो 2:3 इस रेशियो में डिवाइड कर रखा है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ RQ, RQ की लंबाई मैंने x मान ली। ठीक है, तो आपको ये पता है कि इन दोनों के प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये 2:3 रेशियो में है, तो इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट 2:3 रेशियो में होगा। तो 6 इंटू 10 बटे में 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2/3। दैट्स इट, खत्म, काट पीट लो। तो भाई 6 दूनी 12, 2 5 10, एक्स इधर चला जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू 3 5 15 बटे 2 यानी कि 7.5। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। अब आगे से एक क्वेश्चन आएगा तो पहचान लोगे। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर इतना ही था भाई, जनरल क्वाड्रिलेटरल के अंदर इतना ही था। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में आपको प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूं कि एक ऐसी फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और पैरेलल हैं, इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस,
इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। कोई भी दो साथ वाले एंगल उठाओगे तो उनका सम 180 है। कोई भी दो साथ वाले एंगल उठाओगे, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है। इनके जो डायगोनल्स हैं वो इनके इन एंगल्स को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट नहीं करते हैं। डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर्स। और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी नहीं होते हैं। आपको खुद दिख रहा होगा, ये वाला डायगोनल लंबा है, ऐसे पिचका हुआ है ना ये, और ये वाला डायगोनल छोटा है। और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी नहीं काटते। डायगोनल्स और साइड के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइड और डायगोनल, अगर सारी साइड इक्वल हैं तो डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे, सारी साइड्स परपेंडिकुलर हैं तो डायगोनल्स इक्वल होंगे। सभी पैरेललोग्राम्स के ऊपर ये लागू होता है, ये बताया था आपको। वैसे ही रिवीजन करवा रहा हूं आपका, ठीक है? क्लियर है भाई? ओके, चलिए। तो ये सारा हिस्सा था प्लेन ज्योमेट्री का, जो हमने प्लेन ज्योमेट्री में किया था। अब हम कर रहे हैं भैया मेंसुरेशन टू डी, एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है? तो देखो, किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर मैं एक डायगोनल खींच दूंगा ऐसे, तो वो दो बराबर ट्रायंगल्स के अंदर बढ़ जाएगा। ये आपने पढ़ा है कि जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल जो है दो बराबर एरियाज के ट्रायंगल में बांट देता है एरिया को। इन दोनों का एरिया बराबर है, पहले मैंने बताया आपको। अगर आप दोनों डायगोनल खींच दोगे तो इन चारों का एरिया बराबर है, ठीक है? तो अगर आप कोई भी एक डायगोनल खींच देते हो तो ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया है वो इक्वल होता है। तो सपोज मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं और इस ट्रायंगल का ये है जी बेस बी, और ये इस ट्रायंगल की हाइट है h। तो ऊपर वाली ट्रायंगल का अगर मैं ये वाला बेस लूंगा तो ये भी b होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। हाँ जी सर। और यहां से अगर मैं हाइट खींचूंगा तो वो भी h होगी। सर वो h क्यों होगी? क्योंकि भैया h का मतलब है हाइट कितनी है इस फिगर की, तो इस फिगर की हाइट h है। अगर इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में यहां पर डिस्टेंस h है, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में यहां पर डिस्टेंस h है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, है ना? बेस इंटू हाइट का आधा यहां पर है, बेस इंटू हाइट का आधा यहां पर है, तो बेस इंटू हाइट। क्लियर है? तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर कोई भी साइड हमें गिवन है, कोई भी एक साइड गिवन है और उसके ऊपर बनी अगर हाइट गिवन है, या फिर मैं ये कहूं कि अगर ये वाली साइड की लंबाई गिवन है तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस गिवन है। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है? जो भी ये हाइट है वही। आप यहां से निकाल लो हाइट को, यहां से निकाल लो हाइट को। अगर ये ऐसे परपेंडिकुलर है तो आप कहीं से निकाल लो हाइट को, ये सारी सेम होंगी। तो इन ए वे हाइट क्या होती है? हाइट होती है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। ऐसे ही अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगी हाइट, ठीक है? तो अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो ये बेस है, तो इसके ऊपर बनी हुई हाइट यहां से बना लो, यहां से बना लो एक्सटेंड करके, ठीक है? यानी कि इस बेस के ऊपर पैरेललोग्राम टिका हुआ है और कितने ऊंचे तक वो गया हुआ है, ठीक है जी? इसका एरिया के इसके एरिया को निकालने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो हो गया बेस इंटू हाइट। आप ऐसे याद रख लो, कोई भी पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल से बनता है, दो ट्रायंगल से बनता है, ठीक है जी? तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है तो उसका डबल बेस इंटू हाइट। अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स पता है, मान लो इस साइड की लंबाई a है, इस साइड की लंबाई b है, और इनके बीच का एंगल पता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ AB साइन थीटा। लेकिन जो अपना पैरेललोग्राम है वो तो ऐसी ऐसी दो ट्रायंगल से बना है ना, डायगोनल एग्जैक्टली दो बराबर ट्रायंगल्स में बांटता है, तो इसको डबल करोगे तो AB साइन थीटा। तो यानी कि अगर हमें दो साइड्स पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो तो पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं AB साइन थीटा, ठीक है? और एक और चीज मैंने आपको बताई थी क्या, कि दुनिया में कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर हमें उनके दोनों डायगोनल्स की लंबाई पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो उसका एरिया होएगा हाफ D1 D2 साइन थीटा। जनरल क्वाड्रिलेटरल में थोड़ी देर पहले किया वही है। अगर हमें दोनों डायगोनल की लंबाई पता है
और उनके बीच में बना एंगल पता है, चाहे कैसी भी क्वाड्रिलेटरल हो, ये हमेशा काम करेगा। आगे हम ये लेकर चलेंगे फॉर्मूला, हाफ d1 d2 साइन थीटा। ठीक है भाई, ये मैं रब कर रहा हूँ, आप समझ ही जाओगे, मैं साथ के साथ समझा रहा हूँ, आप खुद लिखना कैसी कैसी सिचुएशन है। ठीक है भाई, तो इसके एरिया के निकालेंगे, 3 तरीके हो गए। ओके, नेक्स्ट इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि परिमाप। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कि कोई भी फिगर है, उसकी जो आउटर बाउंड्री है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो सपोज इस साइड की लंबाई a यूनिट है, तो इससे ऑपोजिट साइड की लंबाई भी a यूनिट हो जाएगी। सपोज इस साइड की लंबाई b यूनिट है, तो इससे ऑपोजिट साइड की लंबाई भी b यूनिट हो जाएगी। तो इसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ क्या है? देखो, यहां से लेकर यहां तक a यूनिट, फिर b यूनिट, फिर a यूनिट, फिर b यूनिट। तो ऐसे होगी ना, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। या फिर हम डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हैं कि इसके आउटर बाउंड्री की लेंथ को मापने के लिए 2 बार तो हमें a के ऊपर से गुजरना पड़ता है, 2 बार b के ऊपर से, यानी कि a प्लस बी, जो जितना भी a प्लस बी आएगा उसका डबल। अब तक मैं जितना चल चुका यहां से यहां तक, उतना ही और चलना है, a प्लस बी का डबल। ठीक है, a प्लस बी का डबल। ठीक है भाई, इतनी नॉलेज एनफ है पैरेललोग्राम का करने के लिए। क्वेश्चंस स्टार्ट, तो स्टार्ट करते हैं। बताओ, ए पैरेललोग्राम ABCD हैज साइड्स AB is this, AD is equal to this। AB 24 है, AD 16 है, तो ये 16 है, तो ये भी 16, ये 24 है, तो ये भी 24। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स AB एंड DC। देखो, AB और DC के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाली हाइट, दिस इज इक्वल टू 10। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द साइड AD एंड BC। तो AD और BC के बीच में डिस्टेंस, यानी कि ये वाली हाइट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो इसकी हाइट होगी ये, अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो इसकी हाइट होगी ये एग्जैक्टली वही केस हो गया। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर इसकी लंबाई a यूनिट है और ये हाइट है जी h1, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर मैं इसको बेस मानूंगा, सपोज इस साइड की लंबाई b यूनिट है और यहाँ पर हाइट है h2, एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बी इंटू h2। अगर इस साइड की लंबाई c है और इसके ऊपर बनी हुई हाइट की लंबाई है h3, एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको बेस मानेंगे तो इसके ऊपर बनी हुई हाइट लेंगे, तो एग्जैक्टली सेम कहानी यहाँ पर है। इसका एरिया बेस इंटू हाइट, तो यानी कि इसका एरिया है बेस इंटू हाइट, यानी कि 24 इंटू 10 इसका एरिया है। और अगर मैं इसकी लंबाई को मान लेता हूं जी, कुछ भी h मान लेता हूं, तो 16 इंटू एच भी इसका एरिया है। अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो इसके ऊपर बनी हुई हाइट लूंगा, है ना। तो 24 इंटू 10 भी इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, बस वो निकाला हमने ये वाला बेस और इसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट। और 16 इंटू एच भी इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला बेस तो इसके ऊपर वाली हाइट। तो ये जो हाइट है, ये इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। कई बार वो ये वाली भाषा भी यूज करेगा कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, या डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर। देखो, ये दोनों साइड्स छोटी है ना, ये दोनों साइड छोटी हैं, तो ऐसे बोल देगा डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर साइड्स। इसी इक्वेशन को वो ऐसे दे सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन लार्जर साइड्स इज 10, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर साइड्स। तो 24 डिस्टेंस बिटवीन लार्जर साइड का मतलब है कि लार्जर साइड के ऊपर बनी हुई हाइट, डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर साइड का मतलब है कि स्मॉलर साइड के ऊपर बनी हुई हाइट। तो 24 इंटू 10 इज इक्वल टू 16 इंटू एच। 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 5 10, एच इज इक्वल टू 5 3 15। ठीक है, पानी पी रहा हूं, अगला क्वेश्चन बिना पॉज किए कर लेना।
हाँ जी, दी एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 15 एंड 18, तो 15 और 18 हैं एडजेसेंट साइड, ये 15 है, ये 18 है। ऐसे डायरेक्टली डायग्राम बनाने की वजह से ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स इज दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स, तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। शॉर्टर साइड के बीच में डिस्टेंस, तो भैया ध्यान से सुनो, छोटी साइड्स के बीच में डिस्टेंस का मतलब है छोटी साइड के ऊपर बनी हुई हाइट। तो छोटी साइड है 15 वाली, 15 और 18 में आपको दिख रही है, तो 15 के ऊपर बनी हुई हाइट है 12, तो 18 के ऊपर बनी हुई हाइट मैंने मान ली h, तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। जो बेस लोगे उसके ऊपर बनी हुई हाइट लोगे, तो डायरेक्टली ऐसे कर दोगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 5 15, तो h इज इक्वल टू 5 दूनी 10। हम डायरेक्टली ऐसे करेंगे, अदरवाइज सिचुएशन क्या है ये ना हो किसी को समझ में ना आए। तो भैया शॉर्टर साइड्स के बीच में डिस्टेंस का मतलब है छोटी साइड्स के ऊपर बनी हुई हाइट, ये है मेरे भाई कितना 12। हमें बड़ी साइड्स के बीच में डिस्टेंस ये वाला, यानी कि 18 के ऊपर, अगर मैं 18 को बेस मानूंगा तो हाइट कितनी है, तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगला करोगे अब, विल यू डू द अगला क्वेश्चन, बताओ। A parallelogram has sides 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पैरेललोग्राम की साइड है भैया 15 और 7। द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज 20, एक डायगोनल की लंबाई 20 है। एरिया बताओ, बताओ मेरे बताए बिना बता दो, पहले बता चुका हूं कि कैसे होगा। एक साइड की लंबाई है 7, इस साइड की लंबाई है 15, और एक डायगोनल की लंबाई है भैया क्या 20। बताओ कैसे होगा, कैसे निकलेगा एरिया। आपको जो जो चीज़ें पता है वो, जिन जिन साइड्स की लंबाई पता है वो सारी लिख लो। अगर ये 15 है तो ये 15, ये 7 है तो ये 7। मैं नेमिंग भी कर देता हूँ। हमें ABCD का एरिया निकालना है। इस डायगोनल ने दो ट्रायंगल्स में बांट दिया एरिया को, दो बराबर ट्रायंगल्स में, तो किसी भी एक ट्रायंगल का निकाल लो ना भाई एरिया, तीनों साइड गिवन है ट्रायंगल की। कैसे निकाल सकते हो, हीरोन्स फॉर्मूला निकाल लो और उसको डबल कर देना। एस की वैल्यू क्या है, 7 और 15 22, तो 22 का आधा 11 और इसका आधा 10, 11 और 10 21। एस निकाला है मैंने सेमी पेरीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा एस। अब 21 में से एक एक करके इनको घटाऊंगा, 21 माइनस 20, 21 माइनस 15, 21 माइनस 7। एक साथ यहाँ से उठाया, 7 21, एक साथ यहाँ से उठाया, 2 6 हैं, एक 6 ये रहा, एक 6 तो एक 6 उठा लिया, 7 6 के 42। बिकॉज ऐसी ऐसी दो ट्रायंगल हैं तो गुणा में 2 भी कर दिया, 7 6 42 तो नहीं 84, क्योंकि 42 यूनिट इसका एरिया है, 42 यूनिट इसका एरिया। ठीक है भाई, तो अगर वो एक डायगोनल की लंबाई भी आपको दे देता है तो दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड पता लग जाती है, और वैसे भी दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है, तो किसी भी एक का निकाल कर डबल कर देंगे। आगे बढ़ूं, इन ए पैरेललोग्राम ABCD ऑफ एरिया 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। दी साइड्स CD एंड AD हैव लेंथ 9 एंड 16। ठीक है भाई, रिस्पेक्टिवली। लेट P भी ये पॉइंट बना लेते हैं भाई, क्या कर रहा है ये। इन पैरेललोग्राम ABCD एरिया 72 स्क्वायर सेंटीमीटर है। साइड CD की लंबाई कितनी है भैया 9 है, और हालांकि ये मैंने लंबी बना दी, 9 है, एंड AD की लंबाई 16 है। देख लेंगे, इसी से काम चल जाता है। तो लेट P बी ए पॉइंट ऑन CD, CD के ऊपर एक पॉइंट है P। ठीक है भाई, सच दैट AP इज परपेंडिकुलर टू CD, AP इज परपेंडिकुलर, तो ये तो बात बनेगी नहीं। देखो AP परपेंडिकुलर बन नहीं रहा है ना, तो मैंने A यहाँ से लिखा था ना, अब मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे बेसिकली छोटी साइड कौन सी चाहिए, मुझे CD छोटी साइड चाहिए। CD मिल गई छोटी साइड, ये 9 है तो ये 9 है,
ये 16 है तो ये 16 है। ओके, पी एक पॉइंट था, किसके ऊपर था? पी सी डी के ऊपर, ताकि ए पी परपेंडिकुलर था, तो यहाँ ए से मैं परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ, खींच दिया आपकी बार। तो ये है जी पी, ठीक है, और ये पूरा है 9। ओके, ए पी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। देन एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ट्रायंगल ए पी डी। तो ए पी डी का एरिया बताना है, बताओ भाई। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे उसका बेस और हाइट चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। हाइपोटेन्यूज मेरे पास पड़ा है, बताओ क्या क्या गिवन है, एक बार वो देख लो, हमने क्या यूज किया है क्या नहीं यूज किया है। इसका एरिया गिवन है, इसका एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, है ना। ये जो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर इस वाली हाइट की वो बात कर रहा है, ये एक हाइट ही है ना पैरेललोग्राम की, इस पॉइंट से हमने इसके ऊपर खींची है, तो इसको मैं एज ए बेस मानूं, यानी कि 9 इंटू में ये बेस अगर मैं मानूं तो इसके ऊपर बनी हुई हाइट ए पी इज इक्वल टू 72, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। तो 9 8 72, ए पी की लंबाई आ गई भैया 8। तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए पी डी। इसकी 2 साइड पता है, हाँ जी सर। तो अगर 2 साइड पता है तो तीसरी आ जाएगी इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं 8 से काट दूं दोनों जगह, 8 एक 8 8 दूनी 16। तो मैंने 8 से काट दिया और उस 8 को मैंने पहले ही लिख लिया, क्योंकि बाद में लिखना तो है ही। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 और 2, तो 2 का स्क्वायर है 4, 4 में से अगर 1 गया तो 3, √3, तो ये हो जाएगी 8√3। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये डबल है, डबल 90 के सामने वाली साइड डबल है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी दूसरी साइड से, तो यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड से डबल होती है हमेशा 90 के सामने वाली, तो ये 60 का होगा। अगर 30 के सामने 8 है तो 60 के सामने 8√3। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का? इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, इसका बेस हो गया भैया 8√3, और इसकी हाइट होगी मेरे भाई 8, 2 चौके 8, 8 चौके 32√3। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। बताओ, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑन साइड। ठीक है भाई, पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑन साइड ए बी एंड बी सी। ए बी के ऊपर पॉइंट पी है, बी सी के ऊपर पॉइंट क्यू है। ओके जी, ए पी इज टू पी बी, ए पी इज टू पी बी है भाई 2:3, ये 2 है तो ये 3 है। एंड सी क्यू इज टू सी बी, समझ में आ रही है बात? सी क्यू की लंबाई पहले बताइए, फिर क्यू बी की नहीं बताई, सी बी की बताइए। तो सी क्यू की लंबाई अगर 2 है तो पूरे सी बी की लंबाई 3 है, तो 3 में से 2 गए, इसकी लंबाई 1 यूनिट होगी। ओके जी, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ पेंटागन ए पी क्यू सी डी, ए पी क्यू सी डी, ए पी क्यू सी डी एंड दैट ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यानी कि इन दोनों रीजन्स का एरिया का रेशियो निकाल लो, फिर आप कुछ भी बता सकते हो। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी मैं क्यों लेके आया, ताकि मैं इसको एक और तरीके से आपको दिखाना चाह रहा था। फिर हम करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हम पहले कर चुके थे, बस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं। देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, लेट इट बी थीटा। तो ट्रायंगल बीपीक्यू का एरिया, ट्रायंगल बीपीक्यू का एरिया क्या होएगा? बटे में पूरे पैरेललोग्राम का एरिया। तो ट्रायंगल बीपीक्यू का एरिया ध्यान से देखिएगा, ए पी इज टू पी बी का रेशियो भैया 2:3, तो ये 2a मैंने मान लिया, ये मैंने 3a मान लिया, और इन दोनों का रेशियो 1:2। तो फिर अब ये नहीं पता ना कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा भाई, ये 20 और 30 हो सकते हैं, 100 और 200 हो सकते हैं, तो ये मैंने मान लिया 1b और 2b। ओके जी, तो इस ट्रायंगल का एरिया होएगा हाफ ए बी साइन थीटा, यानी कि 3a इंटू 4b इंटू साइन थीटा, और पूरे पैरेललोग्राम का एरिया होएगा, हाफ तो आएगा नहीं, ए बी साइन थीटा आएगा, तो 3a और 2a 5a, ये पूरी वाली साइड और ये पूरी वाली साइड और इनके बीच में बना एंगल, तो 5a इंटू ये पूरी साइड होगी 3b अपॉन साइन थीटा। बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम का कोना काटा गया है, जैसे एक ट्रायंगल का कोना काटा जाता था, तो मैंने क्या बताया था, इस ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इंटू दिस, और बड़ी ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इंटू दिस।
वही कहानी यहां पर बनेगी, क्योंकि इसका कोना काटा जा रहा है तो साइन थीटा और साइन थीटा तो कट जाएगा, और ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूं, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम का कोना काटा जाए तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो कोना है ये एक ट्रायंगल है और पूरा पैरेललोग्राम है, तो ट्रायंगल के फॉर्मूले में हाफ आता है, हाफ ए बी साइन थीटा, पैरेललोग्राम के में नहीं आता, तो आप पहले ही हाफ लिख लो। एक तो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हाफ लिख लो, और फिर ट्रायंगल की साइड लिखो 3 और 1, जो भी रेशियो के हिस्से आपके हिस्से में आए हैं 3 और 1 ये लिखो। फिर पूरे पैरेललोग्राम के लिए लिखो 3 और 2 5, और इधर 2 और 1 3, तो 1:10। तो अगर ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 10 यूनिट है। ट्रायंगल का एरिया अगर 1 यूनिट है तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 10 यूनिट है। सॉरी गाइड्स, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 10 यूनिट है, तो 10 में से 1 गया, इसका एरिया 9 यूनिट है। तो उसने बोला है कि ए पी क्यू सी डी का एरिया और पूरे पैरेललोग्राम का एरिया, तो इसका एरिया 9 यूनिट है, पूरे का 10 यूनिट है, तो 9:10। ठीक है, क्लियर है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा था, अदरवाइज इससे भी फास्ट तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं, देखो मैंने क्या बताया था कि भाई आप ये देखोगे कि ये जो ट्रायंगल है इसने पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में बेस कितना यूज किया और हाइट कितनी यूज करी। तो मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में, तो बेस इंटू हाइट वाली अंडरस्टैंडिंग से। हालांकि यहां पर हाइट का जिक्र नहीं है, आप बोलोगे यहां पर 90 डिग्री है ही नहीं सर, इनका जो रेशियो है वही हाइट का रेशियो है, पहले भी मैं 1-2 बार प्रूव करके दिखा चुका हूं वो इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम से। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना कि अच्छा ये ट्रायंगल है और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं पूरे पैरेललोग्राम से, तो ट्रायंगल के फॉर्मूले में हाफ होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम के फॉर्मूले में हाफ नहीं होता, तो ट्रायंगल का एरिया एक तो उस फॉर्मूले के कारण हाफ हो गया। फिर ट्रायंगल ने बेस कितना लिया है, पूरे 5 में से 3 और 2 5 में से 3 लिया है, तो 3/5 तो इसका एरिया इसके कारण हो गया। और हाइट कितनी ली है ट्रायंगल ने, 2 और 1 3 यूनिट में से सिर्फ 1 यूनिट, तो इसका एरिया 1/3 इसके कारण हो गया। तो ये कितना हो गया, 1/10। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 10 है तो ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है। हम ऐसे निकालेंगे एक स्टेप में, ये मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा था, बस ये भी जरूरी है कि अब तक कहां पर काम आ जाए। सिचुएशन कई तरह की क्रिएट हो जाती है कई बार, अंडरस्टैंडिंग सारी होनी चाहिए, जो भी रिलेवेंट अंडरस्टैंडिंग है। आगे बढ़े तो अब हम आगे इससे करेंगे। चलो भाई, ये आपको दिख रहा है शेडेड, ये वाला है, थोड़ा सा काले से थोड़ा अलग रंग दिख रहा होगा, है ना। तो हमेशा आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर ऐसे कोना काट रखा हो, जैसे एक कोना ही तो है, ये कोना ही तो है, किसी भी कोने का आप एरिया निकाल दोगे, किसी भी कोने पर जो बनी ट्रायंगल आप एरिया निकाल दोगे, अगर इनका रेशियो गिवन हुआ तो खत्म बात। अगर ऐसे रेशियो दे दिया, इस ट्रायंगल के हिस्से में जो आया उसका और पूरे के हिस्से में जो आया उसका रेशियो दे दिया सिर्फ, तो यहां पर तो ट्रायंगल के हिस्से में भी पूरा है, पैरेललोग्राम में भी पूरा है, तो यहां पर तो रेशियो देने की भी जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर फोकस मत करना, फोकस इन कोनों के ऊपर करो, फोकस ऑन द कोनाज। In the figure, ABCD is a parallelogram with area 120 centimeter square and BX is to XC. BX is to XC is 3:2. CD is to YD. CD पूरा CD की बात हो रही है भैया, और इस YD की, ऐसे जल्दबाजी में कंफ्यूज मत होना, कई बार बच्चे ऐसे कर देते 3:1। अरे भाई पूरा CD 3 है तो YD जो है वो 1 है, YD 1 है, पूरा CD 3 है, तो 3 में से 1 गए, तो AZ is to ZD, AZ is to ZD is 3:1। मैं आपको शांति का पाठ क्यों पढ़ाता हूं पता है, क्योंकि ये नहीं है कि मैं जस्ट आपको पढ़ाने लगा, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में बढ़िया हूं और मुझे सिर्फ उसी सब्जेक्ट की चिंता है, उसी सब्जेक्ट को कैसे करो, और यहाँ पर बस मैं फालतू में आपको ज्ञान देता रहूं, पेपर में ये करो वो करो, खुद में पेपर में बैठा ना हूं। तो मैंने अलग अलग नेचर के कई पेपर क्लियर किए हैं, जैसे अपने एसएससी के नेचर का एसएससी हो गया, एसएससी के सारे पेपर्स का एक ही नेचर है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, इनका एक जैसा ही नेचर है। ठीक है, सीडीएस का थोड़ा सा अलग नेचर है इनसे, सीडीएस और एनडीए का टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं, पेपर का ओवरऑल नेचर, अटेम्प्टिंग पैटर्न वगैरह, क्वेश्चन का टाइप, इन सारी चीज़ों का, टाइम कितना मिल रहा है। कैट का एक अलग नेचर है,
तो ये सारे मैंने दे के दे रखे हैं और सारे क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता सकता हूं कि भाई यूनिवर्सली कहां पर क्या चल रहा है, ठीक है, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद। और एक एक बार नहीं, कई कई बार क्लियर कर रखे हैं। करें फिर, एरिया ऑफ द पेंटागन AXCYZ ये बताना है। तो मैं ये निकालूंगा ही नहीं, मैं तो ये निकालूंगा। अब ध्यान से देखो, ZDY का एरिया विद रिस्पेक्ट टू ABCD, तो ZDY बिकॉज एक ट्रायंगल है तो इसका एरिया ऑलरेडी हाफ कर दिया मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसके फॉर्मूले में ही हाफ होता है। अब अगर मैं बेस की बात करूं तो पूरे 4 यूनिट में से 1 यूनिट इसके पास है तो 1/4 कर दिया, और हाइट की बात करूं तो पूरे 3 यूनिट में से इसके पास 1 यूनिट है तो हाइट के कारण भी 1/3 हो जाएगा। तो इसका एरिया हो गया भैया 4 × 12 = 24, 1/24। तो पूरा एरिया कितना था, पूरा एरिया था 120, यानी कि 5 यूनिट है इसका एरिया। ओके जी। ABX की अगर बात करें ABCD के कंपैरिजन में, तो भैया ये पैरेललोग्राम है, ये ट्रायंगल है, तो पहले ही ट्रायंगल को हाफ दे दिया मैंने। ओके जी। और हाइट तो दोनों ने बराबर ही यूज़ कर रखी है, पैरेललोग्राम ने भी फुल और ट्रायंगल ने भी फुल, तो सिर्फ बेस पर फर्क आएगा। तो बेस अगर 5 है तो इसने 3 ही यूज़ कर रखा है, तो 3/5, तो यानी कि 3/10, और पूरा जो है वो 120 है एरिया, 0 से 0 गई 36 यूनिट, है ना। तो इसका एरिया 36 यूनिट है, तो 36 और 5 41, तो 120 में से 41 घटाना है तो इट विल बी 79। अगला क्वेश्चन करोगे? देखो इस टाइप की रिवीजन हो रही है, पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो अगला करोगे? पहले कोना निकालना है और क्या ही करना है बताओ। बताओ। In the given figure, PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. PM is 1/4 of PQ. ये जो PM है ये PQ का 1/4 है, तो अगर PM की लंबाई 1 है तो पूरे PQ की लंबाई 4 है, तो 3 ये हो गया। ओके जी। PN is 3/5 of NS. PN जो है वो 3/5 है NS का, तो PN NS का 3/5 है, तो 3N अगर NS का 3/5 है, अगर NS 5 है तो इसका 3/5 PN 3 हो जाएगा, 5 का 3/5। ओके जी। इफ द एरिया ऑफ PMRN का अगर इसका एरिया उसने बता दिया, तो पूछ रहा है भैया पूरे का एरिया बता दो। इसका एरिया मैं डायरेक्टली वैसे निकालने को निकाल सकता हूँ मैं ये बना के, हैं, बट वो एक लेंदी मेथड पड़ेगा। पहले मैं क्या करूँ, मैं कोनों का एरिया इजीली निकाल सकता हूँ, तो मैं कोनों का एरिया निकालता हूँ भाई, ठीक। तो कोनों का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में इजीली निकाल सकता हूँ मैं, तो मैं निकाल रहा हूँ NSR का एरिया। आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं जस्ट ताकि आपको समझ में आ जाए मैं किन किन को कंपेयर कर रहा हूँ। और PQRS का एरिया, बिकॉज NSR एक ट्रायंगल है तो ऑलरेडी मैंने इसको हाफ दे दिया। अब ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ने बेस तो दोनों ने पूरा यूज कर रखा है, तो बेस से इनके एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा, इग्नोर मारो। हाइट की बात है, पैरेललोग्राम की हाइट अगर 8 है तो इसने 5/8 हाइट यूज कर रखी है, एरिया भी इसके कारण 5/8 हो जाएगा, तो इसका एरिया 5/16 होएगा इन कंपैरिजन विद द पूरा पैरेललोग्राम। ओके जी। और RQM का एरिया जैसे हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से, RQM का एरिया देखो हाफ तो है ही है, बिकॉज ये एक ट्रायंगल है, हाइट पूरी यूज कर रखी है दोनों ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 यूनिट में से 3 यूनिट ही इसने यूज कर रखा है, 3/4, तो 3/8 डायरेक्टली आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में। तो पूरे का एरिया 16 है तो इसका 5 है भाई साहब, है। पूरे का एरिया 8 है तो इसका 3 है, तो पूरे का एरिया मैंने 16 मान लिया। पूरे का एरिया अगर मैं 16 मान लूँ तो 5/16 × 16 5 यूनिट, तो इसका एरिया 5 यूनिट हो जाएगा। 3/8 × 16 करो, 8 दूनी 16, 2 3 6, इसका एरिया 6 यूनिट हो जाएगा। तो 6 और 5 11, तो ये क्या हो जाएगा 16 - 11, ये 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू इन्होंने क्या बता रखी है, 5 यूनिट की वैल्यू इन्होंने बता रखी है 12.5। कितने गुणा है, पॉइंट को भूल जाओ एक बार, सर 25 × 5 = 125, 25 गुणा, अब पॉइंट को याद भी कर लो, तो 2.5 टाइम्स है। तो इसने क्या पूछा है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ PQRS, पूरे का एरिया, तो पूरे का एरिया है 16, 16 को कर दो 2.5 टाइम्स, 16 दूनी 32, और 16 × हाफ 16 × हाफ 8,
8, 32 + 8 40, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? अगला करोगे? प्रॉमिस करो फिर। ABCD से पैरेललोग्राम P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ डिट्टो, पिछले क्वेश्चन के जैसा है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है भैया P, ये दोनों बराबर हैं। एंड CD, CD का मिड पॉइंट है मेरे भाई Q। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, APQ का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया विद रिस्पेक्ट टू ABCD, बताओ। हिंट दूं? जो कोने हैं ना उनका एरिया जल्दी निकाल पाओगे, कोनों का एरिया, ये जो कोने हैं इनका एरिया जल्दी निकाल पाओगे। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं, यानी कि सिर्फ इस हिस्से का एरिया इन कंपैरिजन विद पूरी फिगर, पूरी फिगर पैरेललोग्राम है और ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया एक तो वैसे ही हाफ होएगा, फॉर्मूले के कारण हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट दोनों ने पूरी यूज कर रखी, इस ट्रायंगल ने पूरे पैरेललोग्राम जितनी हाइट यूज कर रखी, तो हाइट से फर्क नहीं पड़ेगा। बेस इसने हाफ यूज कर रखा भैया, जितना ही बेस है उससे हाफ, तो उसके कारण एरिया हाफ हो जाएगा, तो 1/4। इसका एरिया 1/4 है। इसका एरिया निकालू तो एक तो फॉर्मूले के कारण हाफ, बेस पूरा यूज कर रखा बट हाइट हाफ यूज कर रखी है, तो 1/4 है। तीन ही तो चीज़ है, फॉर्मूले के कारण हाफ, बेस कितना यूज कर रखा है, हाइट कितनी यूज कर रखी है। इसका एरिया एक तो फॉर्मूले के कारण हाफ, इसने बेस पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में, पूरे पैरेललोग्राम के बेस के कंपैरिजन में आधा यूज कर रखा है, तो उसके कारण आधा हो गया। हाइट भी पूरी हाइट के कंपैरिजन में आधी यूज कर रखी है, तो आधी हो गई। इसका एरिया 1/8 है। तो पूरे पैरेललोग्राम के एरिया को 8 4 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया मैंने अज्यूम कर लिया ABCD 8। तो 8 का 1/4 इसका एरिया है 2 यूनिट, 8 का 1/8 इसका एरिया है 1 यूनिट, 8 का 1/4 इसका एरिया है 2 यूनिट, तो 2 और 2 4 और 1 5, 8 में से 5 गए, इसका एरिया आ जाएगा 3 यूनिट। क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ APQ इफ एरिया ऑफ ABCD इज 40। तो पूरा ABCD का एरिया कितना है? इस 8 यूनिट का वैल्यू भैया 40, यानी कि 5 गुना, तो इसका वैल्यू इसका 5 गुना हो जाएगा 15। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ भाई, उस तरह के क्वेश्चन से आगे निकल गए हम, अगली तरह का क्वेश्चन बताओ। A parallelogram ABCD has area 48 centimeter square. Okay. If length of CD is 8. अगर CD की लंबाई 8 है तो इसकी लंबाई भी 8 हो जाएगी। ओके जी। इफ लेंथ ऑफ CD इज 8 एंड दैट ऑफ AD, AD की लंबाई S है, इसकी लंबाई भी S हो जाएगी। ओके जी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू, तो कौन सा पक्का ट्रू है S के बारे में? अच्छा, तो उसने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, सारी यूज कर ली क्या? एक इन्फॉर्मेशन बची है। अगर एरिया इतना है तो देखो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी H की, एरिया होता है बेस इनटू हाइट, तो इसकी लंबाई है 6। तो यहां पर मैं एक बात बोल सकता हूं कि APD एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें हाइट जो है वो 6 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो S है। तो यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो हाइपोटेन्यूज है S वो फॉर श्योर ग्रेटर देन 6 होएगा, श्योर ग्रेटर देन 6 होएगा। तो यहां पर अगर सिर्फ यही ऑप्शन होता है x इज ग्रेटर देन 6 और एक और ऑप्शन होता, मतलब ये ऑप्शन है और एक और ऑप्शन होता है x इज ग्रेटर देन 6, फिर क्या होता? कौन सा टिक करते? और एक और बात, यहां पर कई बच्चों को ये लगेगा सर एक और केस पॉसिबल है क्या, कि आपने पैरेललोग्राम को इस तरफ ऐसे टिल्ट कर दिया, अगर ये इस तरफ होता तो
तो भी देख लेते हैं। मान लो पैरेललोग्राम ऐसे होता, ये 8 है, तो हाइट क्या होगी? तो हाइट फिर से 6 हो जाएगी, हाइट फिर से 6, और ये लंबाई s हो गई, तो फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज आ गया, तो 6 से तो बड़ा ही होएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल है थीटा, अगर मैं इस एंगल को बढ़ाने लग जाऊं, ये पैरेललोग्राम ऐसे टेढ़ा है, अगर मैं इसको ऐसे 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 ऊपर ऐसे सीधा करने लग जाऊं, तो अगर मैं इसको ऐसे सीधा करने लग जाऊंगा, ये बिल्कुल पास जाने लग जाएगा। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, देखो, अगर मैं पैरेललोग्राम को बिल्कुल ऐसा सीधा कर दूं और एक रेक्टेंगल बना दूं, तो ऐसे सीधा करने लग जाऊंगा, तो जैसे ही एंगल 90 डिग्री का बनेगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगी। सर फिर तो ये एक रेक्टेंगल बन गई, एक रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम ही होती है। ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, जिसका ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका हर एक एंगल 90 का है तो यही पैरेललोग्राम। तो ये जो अगर इस साइड की लंबाई s है, या तो ये 6 से बड़ी होगी हमेशा, या इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ये खुद 6 हो सकती है, ताकि 8 6 48। ठीक है, तो s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, या तो 6 के बराबर होएगा या बड़ी हो जाएगी ये वाली साइड। ठीक है भाई, अगर ये समझ में ना आया हो तो क्या करेंगे? जो मैंने बोला है एक बार उसको आप खुद से दोबारा से समझोगे, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको खुद बार बार सोचने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा कुछ टाइम स्पेंड करोगे इस क्वेश्चन के साथ, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही प्यार से सही शब्दों का इस्तेमाल करके मैंने समझाया है। इस वीडियो के अंदर ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 10 सेंटीमीटर। तो एक पैरेललोग्राम है, उसका एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है। एंड एन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 45 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख दो, एक एंगल 45 डिग्री है। ओके, सिचुएशन ये है, पैरेललोग्राम का एक एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, और एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है। ओके जी, तो देखो ये वाला एंगल 45 डिग्री का है। ओके जी, तो इसमें दो तरह के डायगोनल हैं। एक तो छोटे वाला डायगोनल है, हो सकता है छोटे वाला डायगोनल 10 सेंटीमीटर का हो, और आपके दिमाग में ये भी ख्याल आएगा कि सर हो सकता है कि बड़े वाला डायगोनल 10 सेंटीमीटर का हो। भाई पैरेललोग्राम के अंदर दो डायगोनल है ना, तो अगर ये वाला 45 डिग्री का है तो ये वाला एंगल 135 डिग्री का होगा। ओके जी, करते हैं। वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 10 सेंटीमीटर। या तो ये होगा या ये होगा, इन दो में से एक होगा। ओके जी, इफ इट्स हाइट भी 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो अगर हाइट 8 सेंटीमीटर है तो ये देखो ये 8 सेंटीमीटर होगी। ओके, और कुछ गिवन है क्या? 45 है, ये 8 है, एरिया गिवन है, क्या गिवन है? इफ इट्स हाइट भी 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया निकालो। तो अगर हाइट 8 है तो देखते हैं भाई क्या क्या पता लगेगा। तो अगर हाइट 8 है तो इस केस में ये 8 होएगा, तो अगर ये 8 है तो ये वाला एंगल क्या होएगा भाई इस ट्रायंगल के अंदर? 45 90, तो ये 45 हो जाएगा। तो 45 के सामने 8 है, तो 90 के सामने क्या हो जाएगा? 90 के सामने हो जाएगा 8√2। ठीक है जी, तो मैं इसका एरिया बता पाऊंगा क्या? और ये 10 है, ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 6, 6 8 10। देख रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 का डबल। ओके जी, तो फिर तो अगर मुझे इसका एरिया बताना है तो मुझे चाहिए इसका बेस और इसकी हाइट। हाइट मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ 8, अगर 45 के सामने 8 है तो इस 45 के सामने यहाँ पर भी 8 होएगा। ठीक है, क्लियर है? ए बी की वैल्यू 8 और बी सी की वैल्यू 6। इसकी वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, बेस और हाइट चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं बेस और हाइट निकालने की कोशिश करूँगा। अगर ये 8 है, ये 10 है, तो ये पूरा क्या होएगा? ये पूरा हो जाएगा जी 6, 6 8 10 राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अगर ये 135 है तो ये 45 होएगा, ये 45 होएगा। तो 45 के सामने अगर 8 है तो 45 के सामने 8। तो ऐसा हो सकता है क्या कि ये तो 8 हो और इससे बड़ी ये लंबाई 6 हो? तो ये तो नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल।
सिर्फ यही पॉसिबल है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है 8 और 6 14, तो हाफ इंटू 14 और इसकी हाइट हो जाएगी जी 8। आंसर इज 56। अच्छा हाफ इंटू अरे यार ट्रायंगल नहीं है ना ये, 14 8 112। चलो यहाँ पे 56 है नहीं, नहीं तो मैं 156 मार के निकल लेता, मतलब 56 टिक करके निकल लेता। ठीक है, तो अगर मैं ये गलती कर रहा हूँ तो इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट भी कर रहे होंगे जल्दी जल्दी में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने की जल्दबाजी में। ठीक है, तो ध्यान रखना इस गलती का भी आगे से। भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसके बाद के जो क्वेश्चन है हम, अच्छा इसके बाद कितने क्वेश्चन है, इसके बाद अगर 2 ही क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहे हैं तो इसी में कर लेते हैं ना, फिर इतना ही क्यों करें। इस वीडियो के अंदर इतना ही बिल्कुल भी नहीं, 2 क्वेश्चन और होंगे, पैरेललोग्राम खत्म हो जाएगा ना फिर। करो। इन ए पैरेललोग्राम ABCD देयर इज ए पॉइंट E इनसाइड द पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। देयर इज ए पॉइंट E इनसाइड द पैरेललोग्राम सच दैट एरिया ऑफ ADE, मान लो एक पॉइंट है E, एरिया ऑफ ADE, इसका एरिया इज 6 स्क्वायर यूनिट, 6 यूनिट स्क्वायर जो भी है। एरिया ऑफ AEB, इसका जो एरिया है दैट इज 10 स्क्वायर यूनिट। एंड एरिया ऑफ BEC, इसका जो एरिया है दैट इज 8 स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया पूछेगा वो आपसे कि इसका एरिया क्या है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, क्या कुछ रिलेशन हो सकता है क्या इनके एरिया में, खुद सोचो। हिंट दे देता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया और इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के बीच में कुछ रिलेशन है। ये मत बोल देना इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है। वो तब होता है जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल्स ऐसे मिले हुए हों। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। यहां ये डायगोनल्स नहीं है। हिंट दूं, अगर आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया को अगर आप जोड़ोगे तो आप ये देखो इन दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है। इस ट्रायंगल का बेस जो है ये है, हाँ जी सर, इस ट्रायंगल का बेस जो है ये है, हाँ जी सर। चलो मैं दूसरे उस पर ही बता देता हूं मैं आपको। मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर ये पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल ने पूरा बेस यूज कर लिया और पूरी हाइट यूज कर ली, पूरा बेस और पूरी हाइट यूज कर ली, फिर भी इसका एरिया हाफ इसलिए रह गया क्योंकि ये ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ऐसे ही अगर आप ऐसे यहां पर कोई भी पॉइंट ले लोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DQA वो भी हाफ होगा, क्योंकि इस पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में पूरा बेस यूज कर लिया और पूरी हाइट यूज कर ली। तो क्या कुछ ऐसा ही मामला होता है क्या, जब हम कोई भी रैंडम पॉइंट लेते हैं और ऐसे चारों वर्टिसेस को मिला देते हैं तो? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल ने दोनों ने, अगर मैं इन दोनों का एरिया जोड़ दूं तो इस ट्रायंगल ने इतनी हाइट यूज कर ली H1 और इस ट्रायंगल ने हाइट यूज कर ली H2। अगर मैं इन दोनों का एरिया जोड़ूंगा तो बेस कंप्लीट यूज कर लिया दोनों ने, इसने भी पूरा बेस यूज कर रखा है, इसने भी पूरा बेस यूज कर रखा है, और दोनों ने मिलकर हाइट भी पूरी यूज कर ली। कुछ हाइट इसने यूज कर ली, पॉइंट ही कहीं पर भी हो, कुछ हाइट इसने यूज कर ली, बची कुछ इसने यूज कर ली। तो ऊपर वाली का एरिया कितना हो जाएगा, ऊपर वाली का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू DC इंटू H1, नीचे वाली का एरिया हो जाएगा प्लस हाफ इंटू AB इंटू H2। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हाफ इंटू बेस, भाई ये दोनों तो बेस ही है, सेम है, AB इज इक्वल टू CD, और इंटू में H1 प्लस H2, तो ये तो पूरी हाइट हो गई। तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, इन दोनों का मिलाकर हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे मत रटो, ये देखो दोनों ट्रायंगल ने मिलकर बेस तो पूरा ही यूज कर रखा है, ओके, कुछ हाइट इसने यूज कर ली, कुछ हाइट इसने यूज कर ली, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया
और इस पूरी ट्रायंगल का एरिया तो बराबर ही है ना, क्योंकि इस ट्रायंगल का बेस इतना है, पूरा बेस यूज कर गई, पूरी हाइट यूज कर गई। यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, बेस दोनों का पूरा है पैरेललोग्राम के बराबर, दोनों ने मिलकर पूरी हाइट यूज कर ली। सेम कहानी यहां पर हुई, इसने जो हाइट यूज करी और इसने जो हाइट यूज करी, दोनों ने मिलकर पूरी हाइट यूज कर ली भाई, बेस तो पूरा पूरा यूज कर रही है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया मिलाकर, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया मिलाकर है हाफ ऑफ ABCD, और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी मिलाकर है हाफ ऑफ ABCD। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर ऐसे एक रैंडम पॉइंट दे देता हूं, तो ऑपोजिट ट्रायंगल्स का, इन दोनों का मिलाकर पूरे पैरेललोग्राम का आधा है, इनका भी मिलाकर पूरे पैरेललोग्राम का आधा है। तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर है, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम का आधा है, ये भी पैरेललोग्राम का आधा है। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं इन दोनों के एरिया का सम इज इक्वल टू इन दोनों के एरिया का सम? तो 8 और 6 14 है, 14, तो इनका एरिया 14 होना चाहिए, इनके एरिया का सम। तो दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई, रटने की जरूरत नहीं है ना, प्रैक्टिकली समझाया है, कंसेप्चुअली आपको जल्दी याद होगा, जल्दी रिकॉल होती हैं ऐसी चीजें हैं, जल्दी वहां पर बनाना भी हो तो बना पाते हैं हम। ये बताओ भाई, लास्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram, ओके जी। P and R are the mid points of side AB, AB का मिड पॉइंट P and DC का मिड पॉइंट R. What is the ratio of area of shaded and the unshaded region? Shaded region ये है, इसका और unshaded region का एरिया बताओ। हिंट दे देता हूं, किसी भी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल खींच दोगे तो एरिया 4 बराबर हिस्सों में बट जाएगा। किसी भी पैरेललोग्राम के चारों डायगोनल खींच दोगे, एरिया 4 बराबर हिस्सों में बट जाएगा। अगर ये अपने पास एक पैरेललोग्राम है, ये वाला डायगोनल एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, ये भी खींच दूं तो चारों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है। फिर ये हम कैसे यूज करेंगे मुझे नहीं पता। देखो ये भी मिड पॉइंट है, सो दिस इज इक्वल टू दिस। ये जो पूरी साइड है और ये जो पूरी साइड है बराबर है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो अगर पूरी का हाफ, कंप्लीट साइड्स इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, सो दिस इज इक्वल टू दिस। और अगर मैं इसको ऐसे मिला दूंगा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल हैं। क्यों सर? क्योंकि ये पूरा एक पैरेललोग्राम था और ये इक्वल भी है। हाँ जी सर, तो एक पैरेललोग्राम हो गया ना, APRD एक पैरेललोग्राम हो गया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं। ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि पूरी साइड्स पैरेलल थी। इक्वल क्यों है? बिकॉज कंप्लीट साइड अगर इक्वल हैं दोनों तो उनका हाफ भी तो इक्वल होगा ना। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। हाँ जी सर, तो इधर इन डायगोनल्स ने भी एरिया को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और इन डायगोनल्स ने भी एरिया को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। और ये कंप्लीट पैरेललोग्राम और ये कंप्लीट पैरेललोग्राम दोनों क्या हैं? इक्वल है। सर इक्वल क्यों है? बिकॉज ये मिड पॉइंट है। तो यह पूरा पैरेललोग्राम था, अगर आप ऐसे मिड पॉइंट और मिड पॉइंट को मिला दोगे तो 2 पैरेललोग्राम में बढ़ जाएगा इससे, और 2 बराबर एरिया के पैरेललोग्राम। अगर आप पूरे पैरेललोग्राम में यहाँ पर एक पॉइंट रख दोगे 1:2, यहाँ पर एक पॉइंट 1:2 और ऐसे मिला दोगे तो पैरेललोग्राम तो बनेगा। यहाँ वाला जो पैरेललोग्राम है उसकी साइड डबल है, इसका डबल एरिया हो जाएगा। सर साइड डबल है तो एरिया 4 गुना? नहीं, क्योंकि हाइट तो सेम है ना दोनों की। एरिया डिपेंड करता है बेस और हाइट पर, बेस और हाइट पर। हाइट तो दोनों की सेम है, इसका बेस डबल तो एरिया भी डबल। तो दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है, इसका भी 4 यूनिट है, इसका भी 4 यूनिट है। ठीक है भाई, तो 4 और 4 8 यूनिट एरिया में से 2 यूनिट शेडिड है, 1/4 शेडिड है भैया। आप ऐसे ही मान सकते हो, इधर भी 1/4 शेडिड है, इधर भी 1/4 शेडिड है, ओवरऑल 1/4 शेडिड है। तो हमें क्या बताना था? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडिड एंड अनशेडिड। बहुत ही शेडी काम कर दिया है मैंने गलत टिक करके। ठीक है, तो शेडिड अगर 2 यूनिट है, अगर शेडिड 2 यूनिट है, अनशेडिड 6 यूनिट है भाई। वन इज टू 3। ठीक है भाई, क्लियर है? तो दैट्स ऑल। अगला कंसेप्ट जो हम अगली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जल्द ही मिलते हैं भाई।